हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ में बेहतरीन बेहतरीन सी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए चलिए आज हम लोग जो है अपनी अगले चैप्टर की जो है क्लास को शुरू करते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन होगा। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है एचसीएफ और एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो इसमें हम लोग जो जो इसके बेसिक्स टॉपिक्स हैं पहले उनको क्लियर कर लेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी इसमें, फिर हम लोग इसके बाद अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का। गुणज यानी मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या दोनों मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। एक संख्या को दूसरी संख्या से जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो मूल संख्याओं का गुणज कहलाती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं 6 गुणे 7 कर लूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 सत्ते 42। तो ये जो दो संख्याओं को मूल संख्याओं को गुणा करने के बाद जो हम लोगों का संख्या मिल रहा है 42, ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा या गुणज हो जाएगा। अब गुणज की विशेषताएं क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स क्या है? प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। कोई भी संख्या हो वो अपने आप का ही गुणज होगी। फिर प्रत्येक संख्या एक का भी गुणज होती है। अगर ये हम लोग 42 को ही ले लें तो ये एक का ही गुणज है, 1 गुणे 42 कर लें तब भी हमें क्या मिल जाएगा? 42 ही मिल जाएगा। इसी तरीके से 42 है, फिर उसको 1 से गुणा करें यानी 42 आएगा। फिर दिया है शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज है, इसका मतलब है कि शून्य से, जीरो से हम लोग किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। तो हमारा किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो जीरो से गुणा करने पे जीरो प्राप्त होगा, लेकिन क्या है? जीरो हमारा एक गुणज होगा। किसी भी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में होते हैं। अब कोई भी संख्या है उसका अगर हम लोग पहाड़ा लिख लें तो वो सभी क्या होंगे? गुणज होंगे। जैसे अगर हम 2 का पहाड़ा लिखें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये सभी क्या है? 2 के गुणज है, सभी 2 के पहाड़े में आएंगे। ये सभी 2 के पहाड़े में होंगे। फिर दिया है किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो उसके हम लोग कितने भी गुणे करा सकते हैं किसी भी संख्या से। अभी 2 का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो सिर्फ 20 तक ही हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसके आगे भी गुणज होते हैं? बिल्कुल उसके आगे होते हैं। अब हम लोग अगर लिखना चाहें 20 के बाद में 20, फिर 22, 24, और ऐसे हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक कितनी भी हो, अनगिनत होते हैं, हम लोग उनकी गिनती नहीं कर सकते। जो गुणज होंगे उनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद है, फिर आता है गुणनखंड, फैक्टर। तो गुणज, गुणनखंड और जो हमारे होते हैं गुणज, इनमें क्या अंतर होता है? जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णता विभाजित कर दे तो हमारी क्या कहलाती है? वो दूसरी संख्या की गुणनखंड कहलाती है। जैसे ये हमारा 30 है, इसको अगर मैं 5 से भाग करूं तो पूरी तरीके से विभाजित कर देगी और 6 आएगा। तो ये जो 5 है हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 30 का गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 का गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग और भी कोई संख्या आप लिख लें, अगर इसी 30 का ही हम लोग उदाहरण ले लें और 30 को हम लोग क्या करें, इस बार 6 से भाग कर दें तो ये 5 बार में पूरा भाग कर देगा। अब हमारा 30 का क्या गुणनखंड क्या हो गया? 6 हो गया। और अन्य हम लोग 30 के गुणनखंड देखें तो क्या होते हैं? 30 हमारा किससे किससे भाग हो जाएगा? 30 को हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, 30 को हम लोग 3 से भाग कर सकते हैं, 3 को हम लोग 5 से कर सकते हैं, 3 को हम लोग 6 से कर सकते हैं, 3 को हम लोग 10 से भाग कर सकते हैं और 15 से भाग कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड की विशेषताएं क्या है। जैसे
एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे 30 ही लिखा हुआ है, तो इस 30 को अगर मैं एक से डिवाइड करूं तो ये 30 बार में कंप्लीटली डिवाइड होगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं देगा। तो 30 भी हमारा क्या है, 30 एक क्या है, 30 का गुणन खंड होगा, क्योंकि पूरी तरीके से उसको विभाजित कर दे रहा है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तो प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो, वो अपने आप का भी एक गुणनखंड होती है, क्योंकि वो अपने आप को भी जो है पूरी तरीके से विभाजित कर देगी, कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। जैसे कोई भी संख्या आप लिख लें, मैं 30 का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि 30 से ही मैंने बताया। तो 30 को अगर 30 से डिवाइड करें तो ये क्या एक बार में जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे हमारी जो 30 हो गया, ये भी क्या है, अपने स्वयं का गुणन खंड है। फिर जो है इसका और दूसरा क्या होता है विशेषता, किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर या छोटे होते हैं और सीमित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है, उसके गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो एक लिमिटेड होती है, वो सीमित होती है। हमारे जो गुणज होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं, कितने भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, या वो क्या होगी, उस संख्या के बराबर होगी जो मूल संख्या है, या उसके कम होगी। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। अब आप यहीं पे देख लीजिए, 30 के गुणनखंड मैंने सब लिखे हुए हैं, तो इसमें जो सबसे छोटा गुणनखंड है क्या लिखा हुआ है, एक। तो ये हो गया हमारा, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुणनखंडों की कुल संख्या। अब गुणनखंडों की कुल संख्या अगर हमें निकालनी हो, किसी भी संख्या के गुणज अनगिनत होते हैं परंतु गुणनखंड सदा सीमित होते हैं। जैसे कोई संख्या थी, अगर मैं यहाँ पे अभी जो उदाहरण लेकर चल रहा था 30 का, उसी का ले लूं, तो 30 के जो गुणज होंगे, 30 के गुणज वो हमारे क्या होंगे, असीमित होंगे या अनगिनत, अनगिनत होंगे। आप कितने भी लिखते चले जाइए, 10 तक आप लिखिए, 11 12 15 16 18, मतलब इनफाइनाइट तक आप जितने भी चाहें उतने तक लिख सकते हैं। लेकिन इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके जो गुणनखंड होंगे वो हमेशा सीमित ही होंगे। सीमित मतलब उनको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 30 के जो है लिखे हुए थे, 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड, गुणनखंड क्या क्या थे, 1 2 3 5 6 10 15 30। बस इसके अलावा और हमारे कोई गुणनखंड होंगे नहीं होंगे, इतने ही हमारे गुणनखंड होंगे 30 के। 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये हमारे गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंडों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक तरीका होना चाहिए, जिससे कि हम लोग गुणनखंडों की संख्या को आसानी से पता कर सके, क्योंकि इस तरीके से हम लोग कब तक के एक लाइन में लिख करके काउंट करेंगे कि कितने गुणनखंड हैं। तो गुणनखंडों की कुल संख्या को निकालने के लिए भी हम लोगों का एक तरीका होता है। कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दी हुई है उस संख्या के हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनकी कुछ घात आएगी नंबर्स की, जो अभाज्य संख्याएं होंगी, उन अभाज्य संख्याओं की घात में एक जोड़ेंगे और फिर आपस में हम लोग गुणा कराएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पे ले ली 200, और इस 200 के हमें पता करने हैं कि इस 200 में गुणनखंड कितने होंगे।
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले पहले ये 2 से हमारे भाग हो जाएगी 100 बार में, फिर 2 से ये भाग होगी 50 बार में, फिर 2 से ये भाग करेंगे तो 25 बार में पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 है, 25 से 5 से भाग हो जाएगा 5 बार में, और ये 5 है, ये 1 बार में हो जाएगा। तो 200 के जो अभाज्य गुणनखंड बने वो हमारा क्या आया, 200 का अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो मैंने तरीका क्या बताया कि सबसे पहले जो संख्या है उसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनके जो हमारी पावर आई है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो इस घात में या इस पावर में हम लोग 1 जोड़ते हैं और फिर उनकी आपस में गुणा कराते हैं। तो इस कैसे करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो पावर जो है, पावर में हमें जोड़ना होगा 1, तो हम लोग जोड़ लेते हैं पावर 3 प्लस 1, और फिर उसके बाद 5 की पावर 2 था तो 2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे और फिर इनकी आपस में गुणा करा देंगे। 3 1 4 गुणे 2 1 3, और इसका जब हम लोग गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। मतलब यहाँ पर जो 200 के जो हमारे गुणनखंड है उनकी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि 12 होगी तो आप लिख करके एक बार चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबी जो है गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे 200 है, ये 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, 4 5 से भाग होगा, ये हमारा 8 से भी भाग हो जाएगा, 10 से ये भाग हो जाएगा, और हमारा 20, इसके बाद 25, इसके बाद 20 25 और फिर 40 50 100 और 200, इतने नंबर से ये भाग हो जाएगा। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके गुणनखंडों की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 12 आ गई। फिर संख्याओं के गुणनखंडों का योग निकालना। अब यहाँ पे अभी तक था कि हम लोग उसके गुणनखंड निकाल रहे थे कि गुणनखंड कितने होंगे। अब ये अगला टॉपिक हमारा आ गया कि कोई संख्या है उसके गुणनखंड हो गए, गुणनखंडों का योग निकालना है कि कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं के गुणनखंडों का योग दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में गुणे के रूप में लिखते हैं। फिर हम लोग ये जो एक हमारा जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज करके गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं। फिर से हम लोग वही 200 का एग्जांपल लेकर के इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो 200 का जब हम लोगों ने गुणनखंड किया तो 2 से ये 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से ये 25 बार में, और ये 5 से 5 बार में, और फिर 5 से ये 1 बार में। तो हमें क्या करना था, संख्याओं के गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणे के रूप में लिखेंगे। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। इसके बाद यदि संख्या x के अभाज्य गुणनखंड निम्न हैं, तब कैसे। अब यहाँ पे देखो x संख्या यानी x की प्लेस पे क्या है कि 200 है, और 200 के गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, a की पावर m प्लस 1 और माइनस 1, पावर में प्लस करेंगे, उसके बाद जो हम लोग सॉल्व करने के बाद संख्या आएगी वहां से माइनस 1 कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 यानी 4 और माइनस 1 बटे a माइनस 1। a हमारा क्या है, ये जो बेस दिया हुआ है, यानी ये जो 2 है ये हमारा a होगा। a माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, उसके बाद
गुणे फिर बी, बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये जो बेस है, बी की पावर एन यानी 5 की पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 1 बटे बी 5 - 1। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 - 1, 16 - 1 हमारा हो जाता है 15 बटे 2 - 1 हो जाता है 1 गुणे 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 125 से 1 घटाएंगे हो जाएगा 124 माइनस 5 से 1 घटाएंगे हो जाएगा 4। इसको डिवाइड करके अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 15 से ये 15 बार में, यानी हो गया 15 × 31। तो 15 से हम लोग इसको गुणा करा लें, 15 × 1 = 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 × 3 = 45, 1 46। तो जो हमारे संख्याओं का जो गुणनखंड आया, उन गुणनखंडों का जो योग होगा वो 445 हो जाएगा। जितने हमारे गुणनखंड आ रहे थे, कितने गुणनखंड आ रहे थे हमने 200 के भी देखे, 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 और 100 200। जब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जो है हमारा योग कितना आ जाएगा, 465। अगली स्लाइड पे हम लोग आते हैं, महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा जो उन दोनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, कुछ भी उसमें शेष हम लोगों का ना मिले। जैसे अगर ये दिया हुआ है, दो संख्या हम लोग मान लेते हैं, एक हमारी 12 दी हुई है और दूसरी 18 दी हुई है। तो इन संख्याओं को ऐसी कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूरी तरीके से विभाजित कर देगी, जिससे कि क्या हो कि किसी में भी शेषफल ना बचे। अगर मैं देखूं तो 2 से भी दोनों विभाजित हो रही हैं, ठीक है, फिर 3 से भी दोनों संख्याएं विभाजित हो रही और पूर्णतः विभाजित हो रही, उसमें कुछ भी हमारा रिमाइंडर नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसके बाद हम लोग नई संख्या अगर 6 से चेक करें तो 6 से भी दोनों विभाजित हो जाएंगी और रिमाइंडर नहीं मिलेगा। किससे किससे विभाजित हो रही, ये 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही हैं और 6 से भी हो रही हैं। इससे कोई बड़ी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो नहीं होगी, क्योंकि 12 से 12 हो जाएगी लेकिन 18 को भी 12 विभाजित नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया कि महत्तम समापवर्त क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहां पर हमारा जो महत्तम समापवर्त हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो होगा 6। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या होती हैं इसकी जो है प्रॉपर्टी। दी गई संख्याओं का मासा उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण, जब भी हम लोग अगर कोई महत्तम समापवर्त नहीं निकाल पा रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमें इसकी विशेषताएं पता है कि दी गई संख्याओं का मासा उनमें से दोनों संख्याओं या जितनी भी संख्या अगर 3 4 दी हुई है तो उन किसी भी संख्या से सबसे बड़ा नहीं होगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था 12 और 18, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कभी भी क्या होगा, इनसे बड़ा नहीं होगा। आपने अभी देखा कि हमारा एचसीएफ क्या आ रहा था, वो 6 आ रहा था, ना ही तो वो 12 से बड़ा है ना ही तो 18 से बड़ा है। फिर दिया हुआ है कि अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी उनका मासा क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी हमारा कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं चेक कर लूं, 17 19, कुछ भी इसमें कॉमन है नहीं मिलेगा, किसी भी संख्या से ये डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये अभाज्य संख्या है, इनका जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगला दिया हुआ है, यदि एक संख्या बाकी दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड है तो वह संख्या ही सभी संख्याओं का मासा है। जैसे थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि यदि एक संख्या बाकी दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड है तो वह संख्या ही सभी संख्याओं का मासा होगी। जैसे मैं लिख लूं यहाँ पे 6 12
15। ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, 6, 12, 15। और हमारा जो विशेषता इसकी दी हुई है वो दी हुई है कि यदि एक संख्या दी हुई संख्याओं का गुणनखंड है तो वही महत्तम समापवर्त होगी, यानी एचसीएफ होगी। जैसे अगर मैं 6 के गुणनखंड कर लूं तो ये हो जाएंगे 2, 3। 12 का अगर मैं कर लूं तो 12 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से अगर मैं 15 का कर लूं तो ये हो जाएगा 2, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5। तो आपने देखा कि इन तीनों ही संख्याओं में क्या, 6, 12, 15, इन तीनों ही संख्याओं में जो 3 है वो तीनों ही संख्याओं का गुणनखंड है, और यही हमारा क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या है। दिया हुआ है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर वो संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा क्या हो, जिनका मासा हमेशा एक हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 2 और 9। दो 2 और 9 का जो मासा है वो क्या है, एक होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी जब हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 8 है, 11 है, 16, 19 का है, 21, 25 का है। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जहां पे उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो, वो हमारी होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याओं के जो के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सह अभाज्य संख्याओं में एक विषम संख्या होना अनिवार्य है। सह अभाज्य में एक विषम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो सहअभाज्य नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर दोनों ही हमारी जो है सम संख्याएं हो जाएंगी, जैसे 2 और 4, अगर ये दोनों सह जो है हमारी सम संख्याएं हो गई तो इनमें तो हमें क्या, 2 तो कॉमन मिल जाएगा। आप ऐसे ही कोई भी जो है संख्याएं लिख लीजिए, अगर उनमें से दोनों ही संख्याएं हमारी सम संख्याएं होंगी तो वह सहअभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि उसमें कॉमन नंबर मिल जाएगा। फिर सभी क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। जितनी भी जो है हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, कंटिन्यू जो है नंबर्स हमारे जो क्रमागत संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वो सहअभाज्य होंगी, क्योंकि उनमें भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे अगर आप लिख लें 2, 3, 3, 4, 4 या 5, मतलब एक हमारी क्या हो रही है, एक हमारी सम संख्या है, एक हमारी विषम संख्या है, तो इसमें कोई भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अगला पॉइंट क्या लिखा है, सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। तो सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। भाज्य संख्याएं भी होंगी, लेकिन उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो वो सहभाज्य हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है 3 और 4, तो इसमें जो 4 लिखा हुआ है ये हमारा अभाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी 3 और 4 मिल करके सहअभाज्य बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आता है कि जो है हम लोग महत्तम समापवर्त को कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे किसी भी संख्या का जो है एचसीएफ। तो इसके लिए है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छोटी से छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त होगा। जैसे कोई भी जो जो संख्याएं दी हैं, सबसे पहले उनके हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड बना लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। फिर उनमें जो जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनकी पावर होगी, जो सबसे कम पावर होगी वही हमारा एचसीएफ लेंगे, जो उभयनिष्ठ मिलेंगी। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि।
216 और 278, इनके अगर हमें निकालने हो HCF, तो सबसे पहले 216 का हम लोग क्या करें, अभाज्य गुणनखंड बना लें। 108 बार कट जाएगा, फिर 200 से ये कटेगा हमारा 54 बार, फिर ये 2 से कट जाएगा हमारा 27 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 3 से 9 बार में, ये कट जाएगा हमारा 3 से 3 बार में, और ये 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। तो 216 के जो गुणनखंड बनेंगे ये बन जाएंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। अगर हम लोग अब इधर आ जाए 278 का बना लें, तो 2 से इसको काटे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 2 नवा 18। एक सौ, अब ये हमारा किससे कटेगा, 139, 139 हम लोगों का कट जाएगा 139। तो प्राइम नंबर इसको 278 ना लेकर के इसको 288 अगर हम लोग ले लें, 288, तो 2 से ये कट जाएगा हमारा 144 बार में, फिर 2 से अगर इसको काटें, 2 सत्ते 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से इसको काटें तो ये हमारा 18 बार में कटेगा, 2 से हम लोग इसको काटें तो ये 9 बार में कटेगा, फिर ये 3 से 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में। तो 288 के जो हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया कि HCF के लिए जब हम लोग गुणनखंड विधि करते हैं तो इसमें जो हमारी प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो इसमें जो जो कम पावर होती है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी 2 की पावर 3 गुणे, यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो हम लोग 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके हम लोग गुणा करा लें, अगर 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 8, और 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, तो 9 है 72। तो हमारा 216 और 288 का जो HCF आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 72। इस नंबर से दोनों ही जो है नंबर्स क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे और कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अगला है हमारा भाग विधि। भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि के लिए इसमें जितनी भी संख्याएं हमारे पास दी होती हैं सबको कॉमा लगा करके एक साथ लिखते हैं, और जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा हो उससे भाग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ है, अगर मैं उसी एग्जांपल को ले लूं, फिर से उन्हीं संख्याओं को दिया हुआ था हमारे पास 216 और 288, तो इनको हम लोग भाग विधि से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमा लगा करके इनको साथ में लिख लेंगे, और जो हमारी कॉमन फैक्टर जो होंगे उनसे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से कर लें, तो 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से हो रहे हैं दोनों संख्याएं, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब यहां से देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 27 2 से भाग नहीं होगा, 36 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन अब 27 और 36 इन दोनों को हम लोग क्या करें, 3 से इसको हम लोग भाग कर सकते हैं। ये 3 से 9 बार में हो जाएगा और 36 12 बार में हो जाएगा।
अभी फिर ये 3 से दोनों हो जाएंगे हमारे पास, 3 से ये 3 बार में हो जाएगा और ये 4 बार में हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे भाग करने पे ये जो नंबर आए हैं इन्हीं को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 36 दूना 72। तो ये हमारा 72 इसका HCF हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्त की विशेषताएं। एलसीएम की क्या विशेषताएं होती हैं? एलसीएम दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। जो भी दो सह अभाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम नंबर होंगी, उनका अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो उन्हीं दोनों संख्याओं का हम लोग गुणनफल कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, लासा। जैसे यहाँ पे अगर 3 और 4 ये दो हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो इनका हमें एलसीएम अगर निकालना हो तो एलसीएम क्या होगा, इन्हीं का गुणनफल हो जाता है। फिर अगला दिया हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो बड़ी संख्या ही उसका लासा होगी। दूसरा पॉइंट, जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास दो संख्याएं हो, एक 3 लिखा हो और एक 12 लिखा हुआ है, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। अब यहाँ पे देखिए 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो ये कितना आ जाता है, 3 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये जो 3 है 12 का गुणनखंड है, और ये 3 इसी के साथ में लिखा हुआ। 3 और 12 का अगर हमें लासा निकालना हो तो क्या हो जाता है, ये जो बड़ी संख्या है यानी जो 12 है यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर दिया हुआ तीसरा पॉइंट कि किसी भी संख्याओं का लासा किसी भी संख्या से कम नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ पे जैसे दो संख्याएं लिखी हुई हैं 3 और 12, तो इनका अगर हम लोग लासा निकालें यानी एलसीएम फाइंड आउट करें तो इन दोनों संख्याओं से कम नहीं होगा, मतलब 3 से तो कम हो ही नहीं सकता। एलसीएम कभी भी 3 से छोटा नहीं होगा या 12 से भी छोटा नहीं होगा, इनसे बड़ा हो सकता है। संख्याओं का मासा और लासा में संबंध। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे कोई संख्याएं हैं उनका अगर हम लोगों ने लासा निकाल लिया, मासा निकाल लिया, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन भी होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध भी होगा। तो संबंध क्या होता है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्या होगा, उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे ये दिया हुआ है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर संख्याओं का लासा, संख्याओं का एलसीएम गुणे संख्याओं का एचसीएफ। अगर ये हम लोग करेंगे तो हमारे दोनों क्या बराबर हो जाएंगे, प्रथम संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ द नंबर एंड इंटू एचसीएफ ऑफ द नंबर। इसके बाद अगला दिया हुआ है भिन्नों का लासा और मासा निकालना। अभी तक तो जो था हम लोग होल नंबर थे उनके जो है कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे। अब है हमारे पास क्या कि भिन्नों का यानी जो फ्रैक्शन नंबर दिए हुए हैं उन फ्रैक्शन का कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे और कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो भिन्न आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है। भिन्न में जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमिरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन कोई नंबर है, इस फ्रैक्शन का हमें जो है एचसीएफ या एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अगर हमें भिन्न का मासा निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है
तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारी भिन्न दी है उसके अंश यानी न्यूमरेटर का सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। मतलब जो हमारे पास निकालना हो, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दी हुई है, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ लें, 1/3, 2/5, यही दो भिन्न हमारे पास दिए। अगर इसका हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए रूल क्या होता है कि जो भिन्न दी हुई है उसका जो हमारा हर है, न्यूमरेटर्स है, उनके हमें क्या निकालने हैं, उनके हमें जो फाइंड आउट करना है। अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लोग भिन्न में भी जो न्यूमरेटर है उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 और 2 है, इसका हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 ही होगा। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 3 और 5, इन 3 और 5 का हमारे पास जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणन, यानी 15। तो अगर हमारे पास जो भिन्न दी हुई है 1/3 और 2/5, इसका हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1/15। फिर दिया हुआ है भिन्नों का लासा यानी एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए भी वही हमारा रूल जो हम लोग एचसीएफ में यूज जो प्रयोग करते हैं, क्या कि भिन्नों में जो हमारा अंश दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और जो हर है उसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग ले लें, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है 1/3 और 2/5 का। तो इसका रूल क्या कहता है कि जो अंश हैं, जो न्यूमरेटर हैं, न्यूमरेटर हमारे क्या है 1 और 2, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 1 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 2। और जो हमारे हर हैं यानी डिनोमिनेटर है 3 और 5, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, ये होगा 1। तो हमारा एलसीएम इस पूरे जो है जो फ्रैक्शन है 1/3 और 2/5, इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा आ जाएगा 2। अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये क्लास यहीं पे हम लोगों की जो है खत्म होती है। इस क्लास में आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसी क्लास चल रही है, आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करके जाइए। आज के लिए क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास तक हम लोग आप लोगों को बाय बोलते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अगले आप लोगों को कुछ क्लासेस आज कंटिन्यू चलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।